जयपुर के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारत सरकार की 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पूर्व सीएमडी श्री PM भारद्वाज जी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति प्रोफेसर GK प्रभु जी, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के मानस सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर KL जैन साहब एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण एवं मणिपाल यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्रगण, आप सभी को का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी आदरणीय श्री भारद्वाज जी ने, श्री प्रभु जी ने और श्री जैन जी ने मेरा स्वागत करते हुए कई बातें कही। ये बात सही है कि मैं भारत सरकार में लघु उद्योग मंत्री रहा हूँ, MSP मिनिस्टर रहा हूँ, और मुझे ये जानकारी है कि जब तक छोटे छोटे उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता और नौजवानों के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का सृजन नहीं हो सकता। और इसलिए MSME का उत्कृष्ट बड़ा महत्व है। मैंने इसी दृष्टिकोण को सामने रख करके उस कार्य को करने का प्रयास किया था। जैन साहब से भी और भारद्वाज जी से कई बार भेंट हुई है और मुझे ध्यान स्मरण है कि एक कार्यक्रम ऐसा था जिसमें इसी विषय पर चर्चा हुई थी, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेसिंग, इसी पर चर्चा हुई थी। और इसी पर मैंने बोलते हुए ये कहा था कि एकेडमिया इंडस्ट्री दोनों का बड़ा अंतर संबंध है। अगर वो दोनों का परस्पर का सामंजस्य बैठाते हुए जिस उद्योग को या जिस विषय को आगे बढ़ाने की दिशा में हम यत्नशील हैं, उसको नहीं कर सकते। और इसलिए इस पर बड़ा व्यापक ढंग से विचार भी हुआ था। और आज सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इसी विषय पर बोलने के लिए। भारद्वाज जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। स्वाभाविक है, जो बड़े लोग होते हैं दूसरों की प्रशंसा करते हैं, शायद भले ही वो उतना डिजर्व न करते हो, लेकिन तो भी आपने मेरे लिए सुशब्दों का, अच्छे वाक्यों का और अपनी मानसिकता के को अभिव्यक्त किया है। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। और जैन साहब भी, आपसे भी कई बार वार्ता हुई है, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुझे कुछ प्रस्तुत किया है। और मुझे स्मरण है कि जब आप यहाँ मिलने आए तो उस समय भी आपने दिया था, उस समय भी आपने बड़ी पौध दिया था पर्यावरण संरक्षण का। तो इससे पता लगता है कि किस दिशा में हमारी सोच है। और प्रभु जी से तो पहली बार आपको सुनने का अवसर मिला है और एक तरह से वार्ता ही कह सकते हैं, संवाद भी हो रहा है। यह अवसर प्राप्त हुआ है और आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी को जिस ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, संचेती जी के बारे में उन्होंने चर्चा की, आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी को बहुत आगे बढ़ाया है। और मणिपाल का तो खैर कितना बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब विशेष तौर पर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में और हेल्थ के मेडिकल कॉलेज के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में पूरे विश्व में चर्चित है। तो इसलिए ये तीनों महापुरुष इन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किया है, ये मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और निश्चित रूप से उस मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए हम लोगों को किस ढंग से राय दे सकते हैं, ये भी हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर द्वारा इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेसिंग के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक 30 कार्यक्रम हो चुके हैं। और आज मणिपाल यूनिवर्सिटी में 31वां कार्यक्रम राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि शिक्षा ज्ञान हस्तांतरण की साधना है। इस रूप में देखें
तो शिक्षण की संस्थाएं विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में संस्कारित भी करती है। शिक्षा विद्यार्थी की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली सतत प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। विद्यार्थी जब शिक्षित होता है तो समाज की संस्कृति की निरंतरता को भी बनाए रखने में अपना योगदान देता है। देश की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है। प्रभु जी ने इस संबंध में बताया, शिक्षा जो वर्तमान शिक्षा नीति 2020 की है, इसके बारे में अपना उल्लेख किया था। शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ हुनर में भी पारंगत हो। इसीलिए शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ा गया है, स्किल डेवलपमेंट से। यानी विद्यार्थी शिक्षण के प्रारंभ में ही इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे कि बाद में वह अपनी क्षमता का तो उपयोग करे ही, साथ ही दूसरों को भी अपने प्राप्त ज्ञान और अनुभव का लाभ दे सके। यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। कोरोना के इस दौर में संचार प्रौद्योगिकी ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस समय में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में औद्योगिक विकास का भी प्रमुख आधार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ही है। शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बहुविध उपयोग को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह है कि नई शिक्षा नीति में सूचना प्रौद्योगिकी से विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन व इंडस्ट्री कनेक्ट की कमी महसूस की जा रही थी। इसी से युवाओं को डिग्री लेने के बावजूद रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इस दृष्टि से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं। इसमें पढ़ाई को सैद्धांतिक होने की बजाय व्यवहारिक रखे जाने पर मुख्य ध्यान है। पुरानी शिक्षा नीति की व्यवहारिक कमियों को दूर कर इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल से शिक्षण के दौरान ही जुड़ जाए। उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसमें विषय विशेष के अध्ययन के साथ तमाम दूसरे विषयों की बुनियादी समझ विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मैंने अभी जो राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, मैं उनका चांसलर भी, और मैंने नई शिक्षा नीति के बारे में सभी वीसी से चर्चा की है। ग्रुप में मैंने चर्चा की थी। 10 या 11 यूनिवर्सिटी एक साथ करके 3 फेज में 3 ग्रुप में बनाकर उनसे हमने वार्ता की थी। हमने आग्रह किया था कि अभी तक जो शिक्षा की स्थिति थी, जिसके अंदर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही उसको लगता था मैं क्या करूं, नौकरी के लिए दौड़ता फिरता है, अपने जीवन को अंधकार में मानता है। यह स्थिति नहीं निर्माण होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, यह रोजगारोन्मुखी है। प्रारंभ से ही व्यावसायिक क्षेत्र में किस ढंग से हम आत्मनिर्भरता पूर्वक और आत्मविश्वास के साथ काम कर सके, यह बात विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में स्थापित होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आग्रह किया कि ऐसा मनुष्य बनाइए, ऐसे विषय का चयन करिए जिस विषय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी यह अनुभव कर सके कि मैं ये विषय पढ़ रहा हूं तो भविष्य में मैं निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त कर लूंगा या रोजगार सृजक बनूंगा, रोजगार देने वाला भी बनूंगा और स्वयं आत्मनिर्भरता के साथ मैं काम कर सकता हूं।
इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के विषय विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित करने की दिशा में कुलपतिगणों से मैंने आग्रह किया था, प्रयास करिए। हमने यह भी आग्रह किया था कि स्किल डेवलपमेंट संबंधित भी इस प्रकार से भी विषय होने चाहिए, जिसका प्रशिक्षण करने के पश्चात उस छात्र को लगे कि हमने ये सीख लिया है, अपने दम पर, कम पूंजी के आधार पर हम काम कर सकते हैं। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि कई विश्वविद्यालयों में उस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाया भी है और मुझसे वार्ता भी की है। और ये इस बात को प्रकट करता है कि नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में अगर उस प्रकार के विषय को सुनिश्चित करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाए और विद्यार्थियों को लगे कि ये विषय पढ़ने के पश्चात भी हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए लोगों को भी साथ में जोड़ सकते हैं, अगर ये आत्मविश्वास पैदा होता है तो देश बहुत प्रगति कर सकता है। युवा के अंदर इस प्रकार आत्मविश्वास का सृजन देश को बहुत शक्तिशाली बना सकता है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये है। और ये बात अभी श्रीमान प्रभु जी ने भी और हमारे भारद्वाज जी ने जैसा तीनों ने अपने ढंग से नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार इस तरीके से व्यक्त किए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस दिशा में बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की सोच को व्यवहार में पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच की खाई को मिटाया जाए। देश में प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जावान युवा शक्ति एवं प्रेरणाशील प्रबुद्ध शिक्षकों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि युवा शक्ति का उपयोग देश के नव निर्माण में किया जाए। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक कौशल के विकास पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। हमने विश्वविद्यालयों से भी आग्रह किया है, सर्वोदय मणिपुर तो कर रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इनका है। हमने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह भी निर्माण और इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से भी हम काफी हैंड ऑन ट्रेनिंग करके लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसलिए वहीं से व्यक्ति आत्मविश्वास से पूरित होगा। जब बाहर आता है तो कहेगा हम तो सक्षम है, अपना काम कर सकते हैं। इन प्रकार की सारी चीजों को ऐसे सेंटर्स जर्नल विश्वविद्यालयों में स्थापित करते हुए विशेष प्रकार की स्किल डेवलपमेंट संबंधित ट्रेनिंग देकर अगर उनको हम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही उसका लाभ हो सकता है। और इसलिए कहा गया कि व्यावसायिक कौशल के विकास पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस समय विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों के समन्वय के साथ ही जरूरी यह भी है कि इस तरह के शोध और अनुसंधान, ये शोध और अनुसंधान एक डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, ये इसको अगर मैं कहूं कि कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में इसको अगर एक निरंतरता इसे बनाए रखे जाए, रिसर्च की दृष्टि से लैब है, बाकी सारी चीजें अगर ये हर जगह स्थापित हो तो विद्यार्थियों के अंदर जो अभी जो स्टार्टअप की बात चली है, जो उसके अंदर इनोवेशन का भाव आता है, उस इनोवेशन के भाव के माध्यम से उस लैब के जरिए से हम ये दिखा सकते हैं कि ये कर सकता है, ये कर सकता है। और जब उसको लगा कि हम ये कर सकते हैं, यह विश्वास रहेगा तो स्टार्टअप के लिए आज सरकार की तरफ से बड़ा जोर है। ये स्टार्टअप जो भी होंगे ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान बड़ा आवश्यक है, इसी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शोध और अनुसंधान पर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिनसे देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग मानव हित में हो सके। उद्योगों को चाहिए कि वे नई तकनीकी के साथ ही नवाचारों को अपनाते हुए अपने उत्पादों के विश्व भर में
विपणन की कारगर नीति पर कार्य करे। उद्योगों को सामाजिक भागीदारी के तहत देश के युवा वर्ग की क्षमताओं के उपयोग की प्रभावी नीति पर भी कार्य करने की जरूरत मैं महसूस करता हूं। शैक्षिक संस्थानों को भी चाहिए कि वह ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं जिससे शिक्षा प्राप्त छात्र स्वरोजगार की तरफ प्रवृत्त होकर रोजगार पाने के साथ रोजगार देने के योग्य भी हो सके। शिक्षण संस्थाओं में ऐसे शोध और अनुसंधान पर भी ज्यादा जोर दिया जाए जिनमें पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव जीवन की बेहतरी के लिए कार्य हो सके। शिक्षण संस्थाओं में ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस, ये मणिपाल को तो इस तरीके से पुरस्कृत भी किया गया है। कैंपस का मैं पक्षधर हूं। इसमें उद्योगों को भी सामाजिक दायित्व निभाते हुए आगे आने की जरूरत है। शिक्षा में ऐसे नवाचार निरंतर होने चाहिए जिनसे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी जागरूक रहे। इसलिए मैं ऐसी शिक्षा का सदा ही पक्षधर रहा हूं जिससे शिक्षा न केवल सामाजिक आर्थिक विकास में मददगार हो बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए भी युवाओं को तैयार कर सके। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कुशल मानव संसाधन बेहद जरूरी है। शिक्षाविदों को उद्योग जगत के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए जिससे छात्र और उद्योग जगत साथ मिलकर समाजोपयोगी शोध या अनुसंधान को अंजाम दे सके। इससे दीर्घकालीन राष्ट्र विकास की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकता है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अपने समन्वित प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत को की सोच के तहत शिक्षण और उद्योग समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समन्वित प्रयासों से समृद्ध संपन्न भारत के लिए निरंतर कार्य होगा और हमारा देश वैश्विक सुपर पावर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा। मैं भारद्वाज फाउंडेशन या उनके सहयोगियों, विचारकों के साथ ही इस वेबिनार में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि आप जैसे जो बड़े विद्वान लोग हैं, योग्य लोग हैं और लोगों से काफी वार्ता हुई है। कई वेबिनार में भी मुझे बोलने का अवसर मिला है, लोगों का विचार सुनने का अवसर मिला है। सबके विचार सुनने के पश्चात ही ये लगने लगा है कि आज इस स्तर के लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात स्थापित हो गई है कि जब तक हम युवाओं के अंदर आत्मविश्वास का सृजन नहीं करेंगे, उनके सुरक्षित जीवन की कुछ दिशा निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और नई शिक्षा नीति ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और विश्वास है कि आगे होगा और भारत विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगा। भविष्य में विश्व का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम हो सकेगा। यह आप लोगों के द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर भविष्य की हमें कल्पना कर सकते हैं, ये होने वाला है। यह स्थिति आप लोगों के माध्यम से भी जल्दी सुलभ हो सके, इतनी बात कहकर आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।